हेलो फ्रेंड्स, पीछे हम 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि शेयरों की जब्ती किसका एक उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा है कि हम फॉरफिट करते हैं शेयर को। फॉरफिट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने शेयर इशू कर रखा है, ठीक है, और शेयर इशू करने के बाद ये लगा लो कि हमें कंप्लीट रिसीव नहीं हुई, उसमें से आधी मनी रिसीव हुई है। तो हम क्या करते हैं, और नेक्स्ट जो मनी आधी रह चुकी है, हाफ जो रह चुकी है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमें रिकवर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मनी हमें मिल चुकी है वो हम जब्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने पास रख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो शेयरों की जब्ती किसका एक उदाहरण है? इसमें आंसर साफ ही दिख रहा है। इसमें ए है कैपिटल लॉस, बी है कैपिटल गेन, सी है रिवेन्यू लॉस और रिवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल गेन होता है। ठीक है, क्योंकि जितने रुपए आए हैं वो हमने जब्त किए। जब्त का मतलब हमारा लॉस तो नहीं हुआ, वैसे लॉस हुआ, आधे रुपए मिले हैं, बट जितने हमने जब्त किए वो जो मनी हमारे पास आई है वो तो एक तरह से गेन है ना। और वो कौन सा गेन है? कैपिटल गेन है, बिकॉज हमने शेयर जो हम इशू करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन करने के लिए करते हैं, इसलिए ये कैपिटल गेन है। रिवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? जो कैपिटल होता है मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट मिलता है किसी भी एसेट से, किसी भी कैपिटल से, बट रिवेन्यू में इन 1 ईयर के अंडर में ही हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा था 11th क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? द जर्नल एंट्री फॉर फीचर्स ऑफ शेयर इंक्लूडेड डेबिटेड टू, यानी कि हमें इसमें क्या पूछा है, शेयरों की जब्ती, यानी कि जो हमारा शेयर हमने जो फॉरफिट किया है कि जर्नल एंट्री में किस खाते को डेबिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम जो हमारे पास जो अमाउंट जितनी भी रिसीव हुई है, हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉरफिट कर रहे हैं शेयर को। तो हमें एंट्री भी तो बनानी होती है ना। तो एंट्री में हमारे पास ए है शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, बी है बैंक अकाउंट को करेंगे, सी शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट को करेंगे, या फिर कॉल्स इन एरियर को करेंगे। तो ए इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल को हम जब्त कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? टू फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये हमारी एंट्री रहेगी, मैं लिख देती हूँ। जो फॉरफिटेड करते हैं ना, तो शेयर, एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ लिख देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अब इसके बाद हमारे पास और क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि द अनपेड अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज क्रेडिटेड टू, यानी कि जब्त किए गए शेयरों पर बकाया राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि हमने जब्त जो फॉरफिटेड जो शेयर किए हैं और उस पर जो बकाया राशि है को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? शेयर कैपिटल में, शेयर फॉरफीचर्स में, कॉल्स इन एरियर्स में, डी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा। एरियर का मतलब होता है एदत, यानी कि जो दिए नहीं उन्होंने, तो कॉल इन एरियर में डाल देते हैं उसको। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे ना, जितने हमें मिला है वो तो हम जैसे सारी की सारी अमाउंट जितनी हमें मिलनी थी वो शेयर कैपिटल में डेबिट कर देते हैं, और जितनी हमने फॉरफिटेड किया है ना वो क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर, और जो हमें नहीं मिला वो हम डाल देते हैं कॉल्स इन एरियर में, क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर की। फिर आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? विच डॉक्यूमेंट मस्ट अलो शेयर फॉरफीचर्स, यानी कि कौन सा दस्तावेज, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो शेयरों की जब्ती की अनुमति देता है। इसके अंडर में लिखा होता है कि हम फॉरफिटेड शेयर कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में, वैसे प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई न्यू कंपनी स्टार्ट करती है ना अपना बिजनेस, तो वहाँ प्रोस्पेक्टस जारी करती है। जैसे कि और पता है उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? कंपनी की ओल्ड डिटेल्स होती है। ठीक है, कंपनी का एम क्या है, क्या करना चाहती है, क्या इसने डिसाइड किया है, क्या इसका मतलब मोटो है, वो सब कुछ लिखा होता है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी हमें प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, और उस प्रोस्पेक्टस में उस कॉलेज से रिलेटिव सारी नॉलेज होती है। कौन सा टीचर है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या हमें पढ़ाता है, कौन कौन से कहाँ तक क्या क्लासेस है, क्या मतलब सब कुछ उसमें लिखा होता है। ऐसे ही कंपनी का होता है। बी में क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ अच्छा हिंदी में भी ऐसे ही है। सी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, और बैलेंस शीट है। तो ये कह रहा है कि कौन सा हमें ये अलाउ करता है फॉरफिटेड शेयर के लिए, तो ये हमें अलाउ करता है सी ऑप्शन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ए भी बोल देते हैं इसको। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही हमें अलाउड करता है कि शेयर को फॉरफिटेड करना है। क्लियर, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर 15th क्वेश्चन क्या कहता है? वैसे तो हमारा ये 5th क्वेश्चन है, बट हमने पहले जो क्लास डाली थी ना उसे 1 to 10 क्वेश्चन मैंने इसके डाल दिए हैं, तो आज 11 से स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ 15th क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर री इशू द फॉरफिटेड शेयर अमाउंट नॉट यूज्ड, आफ्टर री इशू
हमने जो फॉरफिट किया है ना शेयर, उसको हम रीइश्यू भी करते हैं। और ये कह रहा है आफ्टर रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर अमाउंट नॉट यूज्ड एज डिस्काउंट इज ट्रांसफर टू, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जब रीइश्यू करते हैं फॉरफिटेड शेयर को, दोबारा इसका निर्गमन करते हैं, तो जब्ती की गई राशि जो छूट के रूप में उपयोग नहीं हुई, यानी कि जो हमने जब्त की थी जो अमाउंट, वो डिस्काउंट की फॉर्म में यूज़ नहीं हुई, तो वो कहाँ यूज़ मतलब कहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। समझ में आया ये क्या बोला? ये कह रहा है जब रीइश्यू करते हैं ना हम, तो वहाँ पे अगर डिस्काउंट हम देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये अमाउंट यूज़ हो जाती है। डिस्काउंट देते हैं तब, क्योंकि डिस्काउंट देंगे तब हम इसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास जब ये अमाउंट आई तो हमने क्रेडिट किया था फॉरफिटेड शेयर को। और जब डिस्काउंट देते हैं, जितने रुपए का भी डिस्काउंट देते हैं, तो फॉरफिटेड शेयर को हम डेबिट कर देते हैं। तो क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस जो बचता है ना, वही डालते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो क्रेडिट ही नहीं किया फॉरफिटेड शेयर को, तो वो अमाउंट किस में डालेंगे? ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी कैपिटल रिजर्व, मैंने पहले ही बोला था शेयर डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म की हमारे पास ही कैपिटल होती है, तो इससे रिलेटेड जो भी रिजर्व है, जो भी गेन है, जो भी लॉस है, वो कैपिटल ही माना जाता है। तो बी इसका आंसर रहेगा कैपिटल रिजर्व। फिर आता है इसका सी क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन क्या कहते हैं, सॉरी ये कह रहे हैं व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड द जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं फॉरफिटेड शेयर का जो हमने रीइश्यू किया, तो एंट्री क्या करेंगे उसकी। तो रीइश्यू करते हैं तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आती है ना, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा इसने क्या पूछा, क्रेडिट पूछा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अच्छा इन्होंने ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखा, पूरी कंप्लीट एंट्री नहीं दी हुई, इसमें कुछ दे रखा, उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा ना। इसमें डेबिट पूछा है, क्रेडिट पूछा है या डेबिट है, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो डेबिट टू शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट, ठीक है, बी है क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, सी है क्रेडिट टू शेयर कैपिटल, और डी है डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जब हमने पुनः निर्गमन किया, उसका री इश्यू किया, तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, यहाँ इसकी सी एंट्री बनेगी, यानी कि हमें क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। तो डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को ही करेंगे ना, हमारे पास री इशू कर रहे हैं तो मनी आएगी, सीधी सी बात है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसका आंसर रहेगा सी। क्लियर। फिर आता है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट, यानी कि जो हमने फॉरफिट किए हैं जो शेयर, वो री इशू कर सकते हैं, किस पर कैसे कर सकते हैं, एट पार पे, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, एनी ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, पार पे भी कर सकते हैं। पार का मतलब होता है जितने रुपए हमारे पास, मान लो कि हमने 100 रुपये का फॉरफिटेड कर लिया, तो 100 का 100 में ही हमें इशू करेंगे, तो वहाँ पार यानी कि फेस वैल्यू पे ही हम कर देते हैं, उतनी ही वैल्यू हमें मिलती है। और प्रीमियम का मतलब होता है कि 100 का यदि हमारा जो शेयर है बनता है, उसको हम 110 पे करते हैं, तो 100 का तो रेट था उसके ऊपर, और हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसको प्रीमियम पर बोलते हैं। और डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 100 का था, उसमें हमने कुछ कम करके उसको इशू कर दिया, सपोज करो 90 में उसको इशू कर दिया, तो हमारे पास 10 रुपये तो लॉस हो गया ना, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो तीनों ही सिचुएशन में हम एनी कोई भी सिचुएशन इसमें से ले सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये वाला। ठीक है, फिर आता है 18th क्वेश्चन, क्या कहता है कि ऑन फॉरफिचर्स द एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर इज, यानी कि जब हम फॉरफिटेड करते हैं शेयर को, द एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर की कैसे करते हैं। तो ये पहले भी आया था, जब्ती पर कॉल इन एरियर की प्रविष्टि की जाती है, क्रेडिटेड करेंगे, डेबिटेड करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, नोट शो करेंगे। तो पीछे आ चुका था ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, यानी कि क्रेडिट करेंगे। पीछे मैंने बोला था कि जब हम फॉरफिटेड करते हैं ना शेयर को, तो हम डेबिट तो करते हैं शेयर कैपिटल को, क्रेडिट करते हैं शेयर फॉरफिटेड को, और फिर जो हमारी अमाउंट नहीं मिली उसको भी हम कॉल्स इन एरियर में डाल के क्रेडिट कर देते हैं। तो वहीं से ये पूछा गया है। 19th में क्या बोला है कि शेयर फॉरफिचर्स इज डन व्हेन द शेयर होल्डर फेल्स टू पे, यानी कि शेयर जब तब किए जाते हैं जब शेयर धारक भुगतान करने में असफल होता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास फॉरफिटेड जब शेयर करते हैं, इसका मतलब क्या, क्यों करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हमारी अमाउंट नहीं दे पा रहे, या फिर वो थोड़ी बहुत देते हैं, कंप्लीट नहीं देते, तब हम इसको फॉरफिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या रहेगा, मतलब ऑप्शन दे रखा है, तो पूछा है इसमें कि हम शेयर होल्डर फेल टू पे क्यों मतलब फेल हो जाते हैं, कौन सी कंडीशन में, एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट और कॉल मनी में, प्रीमियम, डिविडेंड। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि वो कौन सी मनी देने में फेल हो जाता है, प्रीमियम लाभांश की तो कोई बात ही नहीं होती ना, उसमें ना अलॉटमेंट, कॉल्स मनी, इसी से रिलेटिव उसमें आगे यूज़ किया जाता है वर्ड को। 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉरफिटेड शेयर आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर, यानी कि जब्त शेयरों को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, एसेट्स में, लाइबिलिटी अंडर, शेयर कैपिटल में, रिजर्व सरप्लस में। अब ये देखो फॉरफिटेड जो हमने शेयर किया है, ठीक है, तो वो हमारी एक तरह की एसेट्स नहीं है,
ओके, तो यहाँ इसका या तो बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा लाइबिलिटीज़ अंडर शेयर कैपिटल। जो लाइबिलिटी अंडर शेयर कैपिटल है यानी कि देनदार यानी कि शेयर पूंजी के अंतर्गत, तो उसके अंडर में इसको दिखा देते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड। यानी कि जब हम शेयरों को जो फॉरफिट करते हैं और जो री इशू करते हैं अगेन, तो मैक्सिमम छूट कितनी दे सकते हैं हम। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम रिसीव्ड अर्लियर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास डी सी दे रखा है, मुझे डी लग रहा था लेकिन सी दे रखा है। ये कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड, ठीक है। तो ये पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर चुकता मूल्य, यानी कि ये पेड अप मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वो वैल्यू है जो हमें दे दी गई है। और जब्त शेयरों पर प्राप्त राशि कितनी हुई है, तो यहाँ हमारे पास हम कर रहे हैं फॉरफिटेड। अगर फॉरफिटेड के अलावा दूसरा टॉपिक होता तो हम डी ले लेते हैं, लेकिन फॉरफिटेड पे तो फॉरफिटेड से मतलब फॉरफिट वाले शेयर जो हुआ है उसी से रिलेटिव हम देखेंगे कि जितनी हम अमाउंट हमें रिसीव हुई है फॉरफिटेड शेयर की, उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो आज हम इसके 21 ही क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हमने किया आज, चलो मैं एक तो क्वेश्चन और करवा देती हूँ। 22 में क्या बोल रखा है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट ए प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू। अगर जब्त शेयरों को अंकित मूल्य से अधिक पर पुनः जारी किया जाता है तो अतिरिक्त राशि किस खाते में क्रेडिट की जाएगी। मैंने पीछे ये तीनों हेडिंग बता दी थी, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। तो ये बी होगा इसका प्रीमियम पर, क्योंकि 100 का सपोज करो और हमने री इशू किया ना, तो 100 का 100 में करेंगे तो पार पे जाएगा, 90 में करेंगे 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, अगर 110 का करेंगे तो हमारे पास प्रीमियम आएगा ना। तो यहाँ बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा 22 अगेन, 23 देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शेयर फॉर फीचर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेयर जब्ती के बारे में सही नहीं है। तो इट रिड्यूसेस शेयर कैपिटल, मतलब बोल क्या रहा है कि शेयर फॉरफिट करते इसके बारे में नोट कौन सा सही नहीं है। तो इट कम कर देता है मतलब शेयर कैपिटल को। इट रिजल्ट्स इन ए लॉस टू द कंपनी, इट इज़ डन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, इट मस्ट बी अथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, इट रिजल्ट इन ए लॉस टू द कंपनी, क्योंकि जितने रुपए मिलने थे वो तो मिले नहीं है ना, जितने कवर करने की कोशिश कर रही है कंपनी, तो जब्त करके भी कुछ कवर हो जाए हमारे रुपए, तो यहाँ प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है, तो ये लॉस के अकॉर्डिंग ही माना जाता है। फिर आएगा 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, फोर फीचर्स ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम बट प्रीमियम अनपेड लीड्स टू। यदि प्रीमियम सहित जारी किए गए शेयरों की जब्ती हो जाती है और प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ है तो इसका प्रभाव क्या होगा। क्लियर, यानी कि दोबारा देखो, यदि प्रीमियम यानी कि हमें जो एक्स्ट्रा 100 का मतलब 110 से रिलेटिव है कुछ, यदि प्रीमियम सहित जारी किए गए शेयरों की जब्ती हो जाती है, ठीक है, प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो प्रीमियम खाता, ये हेडिंग समझ में आई ना, कि हमने मान लो उसको इशू किया था प्रीमियम पर, लेकिन बाकी तो ठीक है हमें कवर हो गया, लेकिन प्रीमियम हमारा कवर नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम अकाउंट इज़ डेबिटेड, प्रीमियम इज़ एडजस्टेड इन शेयर फॉर फीचर्स। तो यानी कि हम डेबिट कर देंगे, जब रिसीव ही नहीं हुआ तो फिर डेबिट कर देंगे, रिसीव होता तो क्रेडिट कर देते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द जर्नल एंट्री फॉर फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट इन्वॉल्व। जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टि में निम्न में से कौन सा खाता शामिल नहीं होता। यानी कि जब जर्नल एंट्री करते हैं फॉरफिटेड के टाइम तो कौन सा अकाउंट इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर्स, कॉल्स इन एरियर, तो बैंक नहीं करते, ये तो री इशू के टाइम करते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम ये इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 25 तक हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें साथ के साथ। थैंक्स।